हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में क्लास 10 में टॉप 50 क्वेश्चंस में प्रकाशिकी की जो है वो सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पार्ट 3 तक वीडियोस कवर कर लिए हैं। तो पार्ट 3 में अगर आपने जो पीछे के क्वेश्चन है पार्ट 1, 2 और 3, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और जा करके उन क्वेश्चंस को ज़रूर से कंप्लीट करें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो उसकी फोकस दूरी क्या है? यानी कि हमें इसकी फोकस दूरी निकालनी है और जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? वस्तु पर ही बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? u से। तो u इज इक्वल टू कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, चूंकि अवतल दर्पण होता है तो हमने बता रखा है आपको, और अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आप बिल्कुल जो है रट लीजिए। जो अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी और क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, ये सारी दूरियां जो होती हैं वो अवतल दर्पण के लिए माइनस में ली जाती हैं। तो इसमें u का मान माइनस में लिया जाएगा और जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु पर ही बन जाता है, तो इसकी दूरी भी क्या होगी? जो वस्तु की दूरी होगी, है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा, u का मान भी 30 सेंटीमीटर और जो हमारा v का मान होगा वो भी 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग फोकस दूरी का फार्मूला लगाते हैं। फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? दर्पण के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू इसमें पुट कर दें, अब तो कुछ करना ही नहीं। -1/30 -1/30 एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। तो ऊपर कितना आएगा? -1 यानी -2। 2 से 30 डिवाइड कर दें यानी कितना आ जाएगा? 15। यानी 1/f इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/15 यानी कि 1/15 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 1/f है, इसको पलट देंगे तो पलटने पर ये सीधा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी आएगी हमारी वो कितनी आएगी? यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख देते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी क्या होगी? ये फोकस दूरी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करने वाले। नोट करिए फटाफट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव एवं फोकस दूरी के बीच रखी वस्तु के लिए किरण आरेख बनाइए। तो इसमें हमें किरण आरेख बनाना है। तो किरण आरेख बनाना हमने वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और किरण आरेख का वीडियो जरूर से देखें। उसमें सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब जो होते हैं वो किस तरह से रखे जाते हैं, कहाँ पर रखे जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये सब कुछ हमने उस वीडियो में कवर किया। तो चलिए इसमें हम लोग जो पूछा गया है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण को किस तरह से बना लेंगे? ये हमारा एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव P और इधर साइड वक्रता केंद्र C और ये हो गया F। तो कहता क्या है कि दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव कहाँ है? P, फोकस कहाँ है? F। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और इसके लिए हमें किरण आरेख बनाना है। तो देखिए, जब वस्तु हमारी रखी होती है F और P के बीच, तो F और P का मतलब क्या होता है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है ना, वो प्रतिबिंब आभासी रूप में बनता है, वास्तविक रूप में नहीं बनता है। क्योंकि ये प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पास में बहुत ही रखी है वस्तु, तो इसलिए ये प्रतिबिंब आभासी बनता है और इसका किरण आरेख जो है वो इस तरह से बनाया जाता है। ये किरण यहाँ से गई और यहाँ से वापस निकल गई और दूसरी किरण यहाँ से गई, यहाँ से जाने के बाद इसको आभासी रूप में मिला देते हैं। तो इस तरह से
अब चूंकि यहाँ पर एक किरण है तो ये वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, यहाँ पर है वक्रता केंद्र, और दूसरी F से होकर जाती है, तो वो F से निकल जाएगी, ये C से निकल जाएगी, तो ये दोनों आपस में इधर कहीं वास्तविकता में मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। तो जब इधर कहीं मिल नहीं पाएंगी तो हम लोग सीधे कहाँ आभासी रूप में यहाँ दर्पण के पीछे मिला देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा किरण आरेख। इस तरह से इस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं आभासी रूप से, तो ये हमारा हो जाएगा इसका किरण आरेख। जब अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये उसका किरण आरेख होगा और उसमें लिख देंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और वस्तु से बहुत बड़ा। तो ये भी चित्र बना लीजिए आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक उत्तल लेंस से, अब लेंस आ गया, उत्तल लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर की दूरी पर बन रहा है, और यदि वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं, y1 से, और प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दूरी जो होती है वो वस्तु की दूरी होती है हमारी u, तो ये जो u है वो हमारा है 0.20 मीटर, और जो हमारा v है, v कितना दिया है दूसरी ओर 0.60 मीटर, सबसे लास्ट में ये लिखा है 0.60 मीटर। अब लंबाई जो है ना इसकी वो कितनी है, वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर, और पूछा क्या गया है प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। तो प्रतिबिंब की लंबाई में बतानी है यानी कि y2। लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है y1 और y2 में संबंध, वो y2 बटे y1 बराबर v बटे u। तो देखिए y2 बटे y1, y2 की वैल्यू बतानी है, और y1 कितना है 0.1 इज इक्वल टू v कितना है 0.60 और बटे u कितना है 0.20। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काट दें और इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 से अगर इसको काटेंगे तो 20 यानी 60, 3 का इधर गुणा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.30 मीटर। तो जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 0.30 मीटर का हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0.30। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो देखिए अपवर्तनांक के जो रंगों का सीरियल होता है वो होता है VIBGYOR, विबग्योर, है ना, और इसको हिंदी में कहते हैं बैंगनी आपीज नाला। अब इसमें कलर है ना, जो सारे वो कलर हैं, पहला वायलेट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड, लाल। तो पूछा क्या गया किस रंग के कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो सबसे जो इधर पर वायलेट वाला रंग है यानी बैंगनी है, इसका जो रंग होता है इसका अपवर्तनांक इसके लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, और जो लाल है ना उसके लिए कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बैंगनी रंग। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। और अगर पूछा जाता कि न्यूनतम किस रंग का होता है तो न्यूनतम वाले का आंसर क्या हो जाता लाल। रेड कलर के जो रंग का अपवर्तनांक होता है वो कांच के लिए मिनिमम होता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु को ए से लिख लें और कांच जल है ना तो जल को डब्ल्यू से लिख लें, तो ANW इज इक्वल टू कितना है 4/3। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा WNG बताना है, यानी जो दिया है उसका जस्ट हमें अपोजिट फाइंड करना है। तो जब जो दिया होता है और उसका अपोजिट निकालना होता है तो अपवर्तनांक का अपवर्तनांक में जो संबंध होता है ना वो होता है इन्वर्सली। एक माध्यम के अपवर्तनांक का जो सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। N12 बराबर होता है 1/N21। तो ऐसे ही WNG बराबर क्या हो जाएगा 1/ANW। WNG नहीं होगा, यहाँ क्या होगा WNA होगा। जल के सापेक्ष क्या है वायु, तो जल क्या होता है W और वायु क्या होती है एयर, तो WNA होगा यहाँ पर। और 1/ANW कितना है 4/3, तो 4/3 और ये बटे वाला 3 पलट के कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर,
तो पूरा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3/4, 3/4। तो इस तरह से जो हमारा जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, 3/4। 3/4 जो होगा वो हमारा जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस कवर किए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो देख क्या रहे हैं, कॉपी पेन उठाइए और फटाफट से इन क्वेश्चंस को समझिए और समझते हुए नोट करिए और इनको लर्न ज़रूर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।